हेलो दोस्तों, आपको एक से बढ़कर एक रोमांटिक और थ्रिल से भरी रहस्यमयी उपन्यास मिलेगा। तो चलिए हमारे इस उपन्यास की दुनिया में आपका स्वागत है। पहले आप सब कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हम और भी अच्छे से उपन्यास को रोज अपलोड सकेंगे। यह नाटक है यान नामक एक महिला सैन्य प्रतिभा की कहानी कहता है, जिसे बचपन में अपनी चचेरी बहन है रुफेई का रूप धारण करने के लिए मजबूर किया गया था। संयोग से वह सैन्य शिविर में दाखिल हुई और एक सफल करियर बनाया। अंततः उसे फ्लाइंग स्वान जनरल की उपाधि दी गई। हालांकि जब उसके चचेरे भाई है रुफेई की तबीयत ठीक हुई, तो वे अपने मूल पदों पर लौट आए। इस रहस्य को हमेशा के लिए छुपाने के लिए हे रुफेई ने हे यान को जहर देने की कोशिश की। जब हे यान फिर से जागी, तो उसने खुद को प्रशिक्षण मैदान में पाया। उसने इस बार अपने लिए जीने और अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पाने की कसम खाई। एक बार फिर पुरुष का वेश धारण करके वह सैन्य शिविर में शामिल हो गई। हालांकि इस बार उसका सामना उसके बचपन के पूर्व सहपाठी जियाओ जुए से हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसका बाहरी रूप से स्वभाव ठंडा लेकिन दिल कोमल था। साथ मिलकर उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कमजोरों की मदद की, विदेशी खतरों का खात्मा किया और अपने देश की रक्षा की। चैप्टर 1। महान वेई राजवंश के किंगयुआन काल के 63वें वर्ष में बसंत के तीसरे महीने में धुंध भरी बारिश हुई। शहर की ताजी हरियाली कोहरे की एक परत में लिपटी हुई थी, जो नीचे की धरती को लगातार नम कर रही थी। राजधानी में शू निवास की छत की टाइलें बारिश से धुलकर चमक रही थी, एक समान चमक बिखेर रही थी। ये युनझोउ से लाई गई अर्धचंद्राकार टाइलें थी। कहा जाता था कि पूर्णिमा के दौरान चांदनी छत पर जुगनुओं की तरह टिकी रहती थी। टाइलों के निर्माण की प्रक्रिया जटिल थी और उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। एक पूरी छत बनाने में एक साधारण परिवार को एक दशक की मेहनत लगती थी। हालांकि राजधानी के शू परिवार के लिए, जिसका रेशम का कारोबार पूरे देश में फैला हुआ था, खपरेल की छत सागर में एक बूंद के समान थी। मास्टर शू युवराज के शाही शिक्षक के पद पर थे और उनके 2 पुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र शू जहेंग सबसे अलग थे और कम उम्र में ही शाही विद्वान बन गए थे, जिससे राजधानी में उनकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। शू जहेंग का विवाह 18 वर्ष की आयु में सैन्य हे परिवार के द्वितीय मास्टर हे की वैध पुत्री हे यान से हुआ था। हे परिवार के प्रथम मास्टर के सबसे बड़े वैध पुत्र हे रुफेई थे, जिन्हें फ्लाइंग फीनिक्स जनरल की शाही उपाधि प्राप्त थी। साहित्यिक और सैन्य परिवारों के बीच इस विवाह को एक उपयुक्त जोड़ी माना गया। मैडम, आप क्या चाहेंगी? पतले कपड़ों में एक नाजुक नौकरानी जियाउदी ने गर्मागर्म चाय का प्याला पेश करते हुए पूछा। मैं टहलने जाऊंगी, हे यान ने एक ही घूंट में चाय पीते हुए जवाब दिया। लेकिन बाहर बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, मैं छाता ले लूंगी। नौकरानी ने अपने सामने खड़ी युवती को देखा। जो परिवार अपनी विद्वत्तापूर्ण विरासत के लिए जाना जाता था और उनकी महिलाएं आमतौर पर परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण पोशाक पहनती थी। युवा मैडम जू भी कुछ अलग नहीं थी। हालांकि किसी तरह सियान रंग की रेशमी पोशाक उन्हें अजीब तरह से अनुपयुक्त लग रही थी। युवा मैडम जू काफी खूबसूरत थी। उनके चेहरे के भाव विशिष्ट और जीवंत थे। उनकी आंखें साफ झील के पानी जैसी थी, साफ और गहरी। लेकिन दुर्भाग्य से वह अंधी थी। युवा मैडम जू जन्म से अंधी नहीं थी। जो परिवार में शादी के 3 महीने बाद वह अचानक एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो गई। 2 दिन और 2 रात तेज बुखार के बाद वह देख पाने में असमर्थ हो गई। जो परिवार ने अनगिनत डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर सका। उसके बाद युवा मैडम जू शायद ही कभी बाहर जाती थी। आखिरकार एक अंधे व्यक्ति के लिए बाहर निकलना असुविधाजनक था। हे यान आंगन के तालाब के पास बने मंडप की ओर चली गई।
जो परिवार में शादी के 1 साल बाद 3 महीने बाद उनकी आंखें अंधी हो गईं और उन्होंने बाकी 9 महीने बिना देखे जीना सीखा और खुद को अच्छी तरह ढाल लिया। बस कभी कभार ही उन्हें वो दिन याद आते थे जब वह देख सकती थी, जैसे अब, जब वह तालाब में बारिश की बूंदों की लहरें सुन सकती थी और लाल कार्प को भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए महसूस कर सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाती थी। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। हेलो दोस्तों, आपको एक से बढ़कर एक रोमांटिक और थ्रिल से भरी हुई रहस्यमय उपन्यास मिलेगा, तो चलिए हमारे इस उपन्यास की दुनिया में आपका स्वागत है। पहले आप सब कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हम और भी अच्छे से नॉवल को अपलोड कर सके। शायद इतनी जल्दी अंधी हो जाने की वजह से उसे मुश्किल से याद था कि अब जू जिहेंग कैसा दिखता था। उसे बस इतना याद था कि 14 साल का जू जिहेंग नीले रंग के वस्त्र पहने एक युवक एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा था। अब का जू जिहेंग कभी उस तरह उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाता था। हालांकि वह उसके साथ विनम्र और सौम्य रहता था, फिर भी उनके बीच एक सूक्ष्म अवरोध था जिसे हे यान भाप सकती थी, लेकिन वह इसके बारे में बात नहीं करती थी। युवावस्था में बिताए सैन्य जीवन ने उसे पुरुषों के साथ एक पुरुष के रूप में व्यवहार करना तो सिखाया था, लेकिन वह एक महिला की तरह व्यवहार करना नहीं जानती थी। इसलिए वह बस जू जिहेंग को उपपत्नी हे के प्रति कोमल स्नेह दिखाते हुए देख सकती थी। वह दिल टूटा हुआ और थका हुआ महसूस कर रही थी। यह सौभाग्य की बात थी कि बाद में उसकी दृष्टि चली गई, जिससे उसे ऐसे दर्दनाक दृश्यों से छुटकारा मिला और उसे बहुत शांति मिली। वह मंडप में चुपचाप बैठी रही। अचानक उसे सेना में बिताए अपने बचपन के दिन याद आ गए। ऐसे ही एक बसंत के दिन, धुंध भरी बारिश के बीच, वह सैनिकों के बीच बैठी थी, मुस्कुराते हुए एक कटोरी तेज शराब पी रही थी और अपने पूरे शरीर में गर्माहट महसूस कर रही थी। अब अचानक ही वह गर्माहट उसके पूरे शरीर में छा गई। हे यान ने रेलिंग पकड़ ली, उसके गले में मिठास भर आई और उसने मुंह में ताजा खून खांस लिया। किसी के कदमों की आहट धीरे धीरे पास आई। हे यान ने पूछा, जियाओदी? कोई जवाब नहीं मिला और कदम रुक गए। हे यान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। हे रखेल? एक पल बाद एक महिला की आवाज आई। मैडम की सुनने की क्षमता अच्छी है। उसके सीने में एक अजीब सी हलचल मच गई और वर्षों की सहज प्रवृत्ति ने उसे अनजाने में ही रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया। रखेल ही हमेशा से ही विनम्र और विनम्र रही थी। घर में उससे बमुश्किल ही बात करती थी। छिपी हुई संतुष्टि से भरे स्वर में अचानक प्रकट होने से हे यान बेचैन हो गई, लेकिन वह हैरान भी थी। वह घर की कोई योग्य मालकिन नहीं थी, बल्कि एक सजावट जैसी थी। वह रखेल ही को कृपा पाने से नहीं रोक सकती थी और एक अंधी औरत रखेल ही के लिए कोई खतरा नहीं थी। उपपत्नी हे को उससे निपटने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई वजह भी नहीं थी। क्या बात है? हे वानरू ने अपनी कनपटी के पास हेयरपिन ठीक किया, जो कल शू जिहेंग ने उसे तोहफे में दिया था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसके सामने वाला व्यक्ति देख नहीं सकता। उसने थोड़े अफसोस के साथ अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैडम, आप गर्भवती है। हे यान स्तब्ध रह गई। जिस डॉक्टर ने कुछ दिन पहले आपकी आंखों की जांच की थी, उसने आपकी नब्ज देखी थी। हे यान की उलझन के बीच खुशी की एक झलक उभरी। वह बोलने ही वाली थी कि उसने उपपत्नी हे को आह भरते और कहते सुना, कितना अफसोस है, अफसोस। हे यान के होठों की मुस्कान गायब हो गई। उसने पूछा, किस बात का अफसोस है? अफसोस है कि इस बच्चे को नहीं रखा जा सकता, हे यान ने तीखी आवाज में कहा। उपपत्नी हे, तुम बहुत बहादुर हो। उसकी विलो जैसी भौहें उठ गईं, और हालांकि वह अंधी थी, उसकी निगाहें डराने वाली थीं। हे वानरू के रोंगटे एक पल के लिए खड़े हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने खुद को संभाला और कहा, यह सिर्फ मेरी राय नहीं है, जनरल है। जनरल है,
शब्द सुनते ही हेयान के सिर में झुनझुनी हुई। उसने पूछा, आप क्या जानते हैं? जो मुझे जानना चाहिए वह मैं जानती हूँ। जो मुझे नहीं जानना चाहिए वह भी मैं जानती हूँ। जनरल हे, इतने बड़े राज के होते हुए भी हे और शु परिवार आपको जिंदा रखने की हिम्मत कैसे कर पाए? हेयान अवाक रह गई। हे परिवार द्वारा फ्लाइंग फीनिक्स जनरल को सैन्य अधिकारी के रूप में जन्म देने से पहले वे ग्रेट वेई के अन्य सभी कुलीन परिवारों की तरह ही थे, यहाँ तक कि पतन के कगार पर भी। 19 साल पहले हे परिवार की 2 भाभियों ने एक ही समय में बच्चों को जन्म दिया था। पहली मैडम हे ने हे रुफेई को जन्म दिया, जबकि दूसरी मैडम हे ने हे यान को जन्म दिया। यह उपाधि हे रुफेई को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह कमजोर पैदा हुआ था और डॉक्टरों ने भविष्यवाणी की थी कि वह 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। अगर हे रुफेई मर जाता तो हे परिवार की उपाधि रद्द हो जाती और पूरे परिवार के पास सचमुच कुछ भी नहीं होता। हे परिवार ने विचार विमर्श किया और एक साहसिक निर्णय लिया। हे यान को हे रुफेई की जगह लेने दिया जाए, जबकि हे रुफेई को हे यान माना जाए, जो कमजोर पैदा हुई थी और पालन पोषण के लिए एक मंदिर में भेजी गई थी। हे यान, हे रुफेई की पहचान में पली बढ़ी। हालांकि वह दूसरी शाखा में पैदा हुई थी, उसका पालन पोषण मुख्य शाखा में हुआ। वह बचपन से ही खुद को एक ऐसा लड़का मानती थी जिसे मार्शल आर्ट पसंद था, और 14 साल की उम्र में अपने परिवार की जानकारी के बिना फुयू सेना में भर्ती हो गई। धीरे धीरे वह युद्धों में प्रसिद्धि पाने लगी, यहाँ तक कि उसे शाही मान्यता और फ्लाइंग फीनिक्स जनरल की उपाधि भी मिली, जिससे उसे शाही दर्शकों से मिलने का अवसर मिला। यही वह समय था जब हे रुफेई, जो मंदिर में स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, लौट आई। हे रुफेई की मृत्यु नहीं हुई थी, वह 18 वर्ष तक सुरक्षित रूप से जीवित रही। वह चुस्त, स्वस्थ और सुंदर दिखती थी, इसलिए सब कुछ अपनी मूल जगह पर लौट आया। हे रुफेई सम्राट से मिले और फ्लाइंग फीनिक्स के जनरल बन गए, जबकि हे यान ही रहे। सब कुछ उतना मुश्किल नहीं था जितना सोचा गया था। आज जैसी स्थिति से बचने के लिए हे परिवार ने बहुत पहले ही तय कर रखा था कि हे यान सार्वजनिक रूप से नकाब पहने हुए दिखाई देंगे, इसलिए किसी ने भी हे रुफेई का असली रूप नहीं देखा था। हे यान की बात करें तो हे परिवार ने उसकी शादी वर्तमान शाही विद्वान, युवा प्रतिभाशाली शू झिहेंग से तय कर दी थी। शू झिहेंग सुंदर और सौम्य, विचारशील और विनम्र थे, और उनकी माँ भी उदार थीं, कभी कठोर नहीं। एक महिला के लिए यह सबसे बेहतरीन शादी होनी चाहिए थी। हे यान ने कभी ऐसा ही सोचा था? आज तक गर्मजोशी का नकाब उतर चुका था और खूनी सच्चाई युद्ध के मैदान में अब तक की सबसे कठिन लड़ाई से भी ज्यादा ठंडी थी। वह सूप का कटोरा जिसने तुम्हें अंधा कर दिया था, तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने खुद मंगवाया था। केवल मृत लोग ही राज रख सकते हैं, और तुम जीवित हो, तुम उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हो। जब तुमने दवा ली थी, तब यंग मास्टर अगले कमरे से देख रहे थे। जब तुम मरोगी, तो हे और जू दोनों परिवार राहत की सांस लेंगे। इसके लिए सिर्फ तुम खुद जिम्मेदार हो। हे यान जोर से हंसा। उसे दोष दो। उसे किस बात का दोष दो? परिवार के फायदे के लिए हे रुफेई की पहचान बदलने के लिए उसे दोषी ठहराए। मार्शल आर्ट के प्रति जुनून और सेना में भर्ती होने के लिए उसे दोषी ठहराए। युद्ध के मैदान में तलवारों की धार पर चलने और खून पीने, दुश्मनों को निर्णायक रूप से मारने के लिए उसे दोषी ठहराए। या फ्लाइंग फीनिक्स जनरल की शाही उपाधि पाने और हे रुफेई को अपनी उपलब्धियों का दावा करने देने के लिए उसे दोषी ठहराए। उसे एक महिला होने के लिए दोषी ठहराए। क्योंकि वह एक महिला थी, इसलिए वह सम्मानपूर्वक योग्यता अर्जित नहीं कर सकी और अपने नाम से अपना करियर स्थापित नहीं कर सकी। क्योंकि वह एक महिला थी, इसलिए उसे हे परिवार के लिए खुद को बलिदान करने, हे परिवार के पुरुषों के लिए रास्ता बनाने का हक था। आखिरकार उसने हे परिवार की मानवता को ज्यादा और उनके स्वार्थ को कम करके आका था। और जू झिहेंग, उसे पहले ही अंधा हो जाना चाहिए था, यह सोचने के लिए कि वह अच्छा है। तुम किस बात पर हंस रही हो? हे वानरू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मैं तुम पर हंस रही हूँ, हे यान ने उसकी ओर मुँह करके शब्द दर शब्द कहा। मुझे तुम्हारी बेतुकी बातों पर हंसी आ रही है। मैं इस राज की वजह से मर भी सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इसे जानने के बाद तुम जिंदा रह पाओगे? हे वानरू ने व्यंग्य किया। मौत के दरवाजे पर अभी भी जिद्दी हो। आओ। गार्ड्स ने फौरन हे यान को घेर लिया।
उसे मार डालो। विलो की शाखाएं हथियार बन सकती है, कोमल पर कठोर, किसी स्त्री के हाथ की तरह। हालांकि वे हल्की शाखाएं थीं जिन पर अभी नई कलियां लगी थीं, वे कढ़ाईदार तलवारों जैसी थीं, जो विरोधियों के ब्लेडों को झटक सकती थीं। हे वानरू ने उड़ते हुए फीनिक्स जनरल की ख्याति के बारे में सुना था। वह जानती थी कि वह महिला आम लड़कियों से अलग, युद्ध में वीर होती है, लेकिन उसे देखकर ही उसे पता चला कि ये अफवाहें सच थीं। हे यान अंधी थी, फिर भी वह एक साथ 10 आदमियों से लड़ सकती थी, अपने सामने के पहरेदारों को लात मारकर भगा सकती थी, मानो अंधेरे आंगन के घेरे को तोड़कर बिना रुके घोड़े पर सवार होकर भाग जाएगी। लेकिन अचानक वह हवा में से किसी जंगली हंस की तरह गिर पड़ी, उसका खून घास पर बिखरे जंगली फूलों की तरह बिखर गया। वह चाय का प्याला, वह चाय जो शियाओदी ने उसे दी थी। वह अपनी दृष्टि खो चुकी थी और अब वह अपनी सारी इंद्रियां खो बैठी थी, सचमुच एक अंधी, एक फंसा हुआ जानवर बन गई थी। उसे मारने के लिए उन्होंने सचमुच अचूक तैयारी की थी। अरे मूर्खों, अब समय आ गया है, हे वानरू ने बेचैनी से कहा। हे यान ने अपना सिर उठाने की कोशिश की। पक की आवाज के साथ उसके घुटनों में तेज दर्द हुआ क्योंकि उसके पीछे किसी ने उसके पैरों पर जोर से मारा। उसके घुटने कमजोर हो गए, लगभग घुटने टेकने को मजबूर हो गए, लेकिन अगले ही पल एक मुक्का उसकी पीठ पर लगा। मुक्के उसके शरीर पर बारिश की बूंदों की तरह बिखर गए, उसके अंदरूनी अंगों पर वार करते हुए। वे उसे तलवारों से घायल नहीं करेंगे, उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं छोड़ेंगे। किसी ने उसके बाल पकड़े और उसे तालाब के किनारे घसीटते हुए बेरहमी से उसका सिर नीचे कर दिया। ठंडे पानी ने उसकी आंखों, नाक, मुंह और गर्दन को ढक लिया। हे यान अब बोल नहीं पा रही थी। उसका शरीर भारी रूप से डूब गया, लेकिन वह ऊपर देखने के लिए संघर्ष कर रही थी। पानी की सतह लगातार दूर होती जा रही थी, रोशनी सूरज की रोशनी जैसी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे घर लौट रही हूँ। धुंधली आवाज में मार्चिंग के गाने सुनाई दे रहे थे, साथ ही अपने स्थानीय लहजे में गृहंगर के पत्र पढ़ रहे थे, और साथ में उपपत्नी भी थी जो घबराकर रो रही थी। बचाओ, युवा मैडम पानी में गिर गई है। वह घर जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था। लेकिन वह ऊपर देखने के लिए संघर्ष कर रही थी। पानी की सतह लगातार दूर होती जा रही थी, रोशनी सूरज की रोशनी जैसी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे घर लौट रही हूँ। धुंधली आवाज में मार्चिंग के गाने सुनाई दे रहे थे, साथ ही अपने स्थानीय लहजे में गृहंगर के पत्र पढ़ रहे थे, और साथ में उपपत्नी भी थी जो घबराकर रो रही थी। बचाओ, युवा मैडम पानी में गिर गई है। वह घर जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था। अध्याय 2 बहन और भाई। वसंत की बारिश अंधीन लग रही थी, लगातार गिर रही थी। कमरा गर्म था, चूल्हे पर धधकती आग थी। उसके ऊपर रखे औषधीय बर्तन का ढक्कन भाप से भर गया था, और स्पष्ट बुदबुदाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक युवती आईने के सामने बैठी थी। कांसे के आईने में उसका थोड़ा पीला चेहरा, क्षीण सुंदरता और क्षीण चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसके होंठ छोटे सिंघाड़े जैसे थे, आपस में दबे हुए, सुंदर फिर भी दूर। उसकी बादाम जैसी आंखें काली और नम थीं, मानो कोई पहाड़ी नदी धुंध इकट्ठा करने वाली हो। जैसे ही बादल छंटे, उन्होंने चमकीले रत्न प्रकट किए। बर्फ सी सफेद त्वचा और फूल जैसे चेहरे वाली, वह एक सुंदर 16 वर्षीय लड़की थी, लेकिन सिर्फ सुंदरता और कुछ नहीं। वह अपनी सुंदरता से पूरी तरह वाकिफ थी, जैसा कि रूज, पाउडर और हेयर ऑयल से भरी ड्रेसिंग टेबल से जाहिर होता है। सौंदर्य प्रसाधनों की खुशबू से घिरी है यान ने अपनी नाक सिकोड़ ली और छींकने से खुद को नहीं रोक पाई। उसकी गर्म सांसों से कांसे का शीशा तुरंत जम गया, जिससे उसका चेहरा धुंधला सा हो गया। हे यान को एक पल के लिए ऐसा भटकाव महसूस हुआ मानो वह उस समय में वापस लौट गई हो जब उसने पहली बार अपने पुरुष परिधान उतारे थे। इस तरह शीशे के सामने बैठी, खुद को एक औरत के रूप में देख रही थी, मानो किसी और जन्म की तरह हो। उसे उपपत्नी है के लोगों ने जू परिवार के तालाब में डुबो दिया था, लेकिन जागने पर वह हे यान बन गई थी। न तो वर्तमान फ्लाइंग फीनिक्स जनरल हे रुफेई की बहन, नहीं जू जिहेंग की पत्नी है यान, बल्कि इस जीर्ण घर की मालकिन, हे सुई की सबसे बड़ी बेटी, जो सिटी गेट कैप्टन के रूप में कार्यरत नेवी रैंक की सैन्य अधिकारी थी। दोनों ही हे यान थीं, लेकिन उनकी स्थिति कीचड़ से बादलों जितनी अलग थी। यान, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम जाग रही हो?
बाहर से आई आवाज के साथ ही दरवाजे का पर्दा उठा और ठंडी हवा के साथ एक आकृति अंदर आई। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी घनी दाढ़ी, चौकोर चेहरा और सांवली त्वचा थी। एक अनाड़ी लेकिन ताकतवर भालू की तरह लंबा और मजबूत, उसकी मुस्कान में सतर्कता भरी उत्सुकता झलक रही थी। कमरे में किसी और को देखकर उसने जोर से पुकारा, किंगमेई, किंगमेई कहाँ है? किंगमेई औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गया है, हे यान ने धीरे से कहा। उस आदमी ने अपना सिर खुजलाया और कहा, ओह, तो पिताजी तुम्हारे लिए डालेंगे। सफेद चीनी मिट्टी का दवा का कटोरा उस आदमी की हथेली जितना भी बड़ा नहीं था। वह यह जानता था और इसलिए उसने बहुत सावधानी से डाला। कमरा तुरंत औषधीय जड़ी बूटियों की तीखी खुशबू से भर गया। हे यान ने कटोरे के किनारे पर लगे बेर के फूलों को देखा, फिर अपनी नजर उस आदमी के चेहरे पर डाली। यह हे यान के पिता, सिटी गेट कैप्टन हे सुई थे। पिता शब्द हे यान के लिए अजनबी था। उसके जन्मदाता पिता हे परिवार के द्वितीय स्वामी हे युआनलियांग होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि उसने हे रुफेई की पहचान अपना ली थी, इसलिए वह हे युआनलियांग को केवल द्वितीय चाचा ही कह सकती थी। उसके दत्तक पिता हे युआनशेंग वास्तव में उसके सबसे बड़े चाचा थे। अपने दत्तक पिता के साथ उसका रिश्ता कुछ खास करीबी नहीं था, और जब उसने पहली बार मार्शल आर्ट सीखने में रुचि दिखाई तो वह एक हद तक ठंडा पड़ गया था। सैन्य योग्यता अर्जित करने और सम्राट की प्रशंसा प्राप्त करने के बाद ही सम्राट उसके प्रति स्नेही हुए। उन शुरुआती वर्षों में हालांकि मुख्य शाखा ने उसे खाने पीने से वंचित नहीं किया था, फिर भी वे कभी ठीक से समझ नहीं पाए कि वह क्या सोच रही थी। अपनी युवावस्था में हे यान ने सोचा था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसका जन्मदाता नहीं था, लेकिन उसके जन्मदाता हे युआनलियांग भी उतने ही दूर थे। शायद वे उसे फेंके हुए पानी की तरह समझते थे, और चूंकि उसका पालन पोषण उनके साथ नहीं हुआ था, इसलिए भावनात्मक जुड़ाव कम हो गया था। इस प्रकार हे यान के मन में पिता की छवि उसके भाइयों और अधीनस्थों जितनी स्पष्ट नहीं थी। उससे पहले हे सुई ने कटोरे में दवा डाल दी थी, ध्यान से तैरते हुए अवशेषों को हटा दिया था, और उसे खिलाने के इरादे से हे यान के पास लाने से पहले उस पर धीरे से फूंक मारी थी। हे यान ने कटोरा लिया और कहा, मैं कर सकता हूँ। उस आदमी ने अजीब तरह से अपना हाथ हटा लिया और कहा, ठीक है। दवा से भाप उठ रही थी, और हे यान अपने सामने रखे कटोरे को देखते हुए झिझकी। उसे अपनी उपपत्नी हे की मृत्यु से पहले कहे शब्द याद आ गए। वह दवा का कटोरा जिसने तुम्हें अंधा कर दिया था, तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने खुद भेजा था। परिवार के बुजुर्ग? क्या वह हे युआनशेंग था, या हे युआनलियांग, या कोई और? जू झिहेंग को इसके बारे में पता था, लेकिन दूसरों का क्या? उसे वह गर्म चाय का प्याला भी याद आया जो जियाउदी ने उसे उस दिन दिया था जिस दिन वह डूब गई थी। कौन जाने दूसरों द्वारा दी गई चीजों में कोई दुर्भावना हो। उसे पीने में हिचकिचाहट देखकर हे सुई को लगा कि उसे चाय कड़वी लग रही है, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो यान यान, यह कड़वी नहीं है। इसे पीने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। हे यान अब और नहीं हिचकिचाई। हे सुई के आगे बोलने से पहले ही उसने कटोरा अपने होठों से लगाया और एक ही बार में पूरी चाय पी ली। रुको, हे सुई समय पर बोल नहीं पाया। हे यान ने अपनी बात पूरी करते ही खाली कटोरा मेज पर रख दिया था। गरम? गरम नहीं है, हे यान ने जवाब दिया। हे सुई को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। थोड़ा हकलाने के बाद उसने धीरे से कहा, अच्छा, अपने कमरे में आराम करो, इधर उधर मत भटको। पिताजी को अभी ट्रेनिंग ग्राउंड जाना है। वह खाली कटोरा अपने साथ ले गया। कमरे में अकेली रह गई है यान ने थोड़ी राहत की सांस ली। वह इतनी आत्मीयता से बातचीत करने की आदी नहीं थी, खासकर एक महिला होने के नाते, खासकर किसी के हाथ की हथेली में पली बरी लाड़ प्यार से पली युवती होने के नाते। नौकरानी किंगमेई अभी तक वापस नहीं आई थी। हे सुई का मासिक वेतन ज्यादा नहीं था। शहर के दरवाजे का कप्तान बस एक असैनिक सैन्य अधिकारी होता था, जिसके पास कोई खास शक्ति नहीं होती थी, और उसे बहुत कम वेतन मिलता था। इस घर में हर कोई सिर्फ हे सुई के वेतन पर निर्भर था, और वे सिर्फ एक नौकरानी रख सकते थे। बाकी पैसे शायद युवती हे की ड्रेसिंग टेबल पर रखे सौंदर्य प्रसाधनों में बदल गए होंगे। हे यान खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ चली गई। यह शरीर कोमल और नाजुक था, सफेद जेड जैसा, सुगंधित और कोमल, उसके लिए बिल्कुल अजनबी। बिना ताकत के वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी। अगर इसमें कुछ खास अच्छा था, तो वह यह कि उसकी आंखें साफ और चमकदार थीं,
जिससे वह उस दुनिया की रोशनी देख पा रही थी जिसे उसने इतने लंबे समय से नहीं देखा था। उसके पीछे एक धमाके की आवाज आई। हे यान ने मुड़कर देखा तो एक युवक अपने कंधे से लकड़ियों का बंडल उतार रहा था। वह युवक हे यान की वर्तमान उम्र से ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने नीले सूती फिटेड गाउन और मैचिंग ट्राउजर पहने हुए थे और काम करते समय सुविधा के लिए उसके पैरों में सफेद कपड़े की पट्टियां बंधी हुई थीं। उसकी त्वचा थोड़ी सांवली थी। उसके चेहरे के भाव हे यान जैसे 5 हिस्सों में बंटे थे, साफ और स्पष्ट। हालांकि उसकी ठुड्डी थोड़ी पतली और ज्यादा उभरी हुई थी, जिससे उसका चेहरा दृढ़ और जिद्दी लग रहा था। यह युवती हे का भाई, हे सुई का सबसे छोटा बेटा हे युनशेंग था। जिन दिनों हे यान बिस्तर पर पड़ी रहती थी, हे युनशेंग कई बार उसके घर आती थी, पानी लाती थी और चूल्हा संभालती थी, लेकिन हे यान से एक शब्द भी नहीं बोलती थी। भाई बहनों के बीच रिश्ते खराब लग रहे थे, लेकिन हे यान ने हे युनशेंग के घटिया, बेरंगे सूती कपड़ों को देखा, फिर उसकी गुलाबी रेखांकन वाली नीली साटन की पोशाक को, और थोड़ा बहुत समझ गई, फिर भी हैरान रह गई। उस हे परिवार में महिलाएं पुरुषों के लिए रास्ता बनाती थीं, और पुरुष स्वर्ग और धरती की तरह थे, मानो दुनिया का केंद्र हों। हालांकि यह परिवार अलग था। देखने में जैविक पुत्र गोद लिया हुआ लगता था, जबकि सारा अच्छा खाना और कपड़े केवल युवती हे को ही मिलते थे। ऐसा क्यों था? हे यान, हे युनशेंग के सामने बिना एक कदम भी हिले खड़ा रहा। हे युनशेंग ने छज्जे के नीचे लकड़ियां जमाई और काटने लगा। यह परिवार सचमुच गरीब था। उनका एकमात्र नौकर एक नौकरानी थी, जबकि उनका जैविक पुत्र नौकर का काम करता था। हे यान लकड़ियों के ढेर के ठीक सामने खड़ा था। हे युनशेंग के 2 बार काटने के बाद उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई। माफ करना, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, उसने उसे बहन तक नहीं कहा। हे यान स्थिर रही, न तो हटी और न ही हमेशा की तरह तीखी टिप्पणियां की। हे युनशेंग खुद को ऊपर देखने से रोक नहीं पाई, और हे यान की गंभीर निगाहों से उसकी नजर मिली। हे यान ने कहा, तुम लकड़ियां ठीक से नहीं काट रही हो। अध्याय 3। मुझे काटते हुए देखो। हे युनशेंग ने भौहें चढ़ाई और पूछा, तुमने क्या कहा? हे यान बिना हिले डुले गंभीरता से दोहराता रहा, मैंने कहा था, तुम लकड़ी ठीक से नहीं काट रहे हो। युवक अधीर हो गया। हे यान, अगर तुम बीमार हो तो अंदर चले जाओ। यहाँ कोई उपद्रव मत करो। इस तरह तो तुम अंधेरे से पहले काम पूरा नहीं कर पाओगे। हे यान टस से मस नहीं हुआ। हे युनशेंग अचानक गुस्से से भर गया। कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और नीले पत्थर की शिलाओं पर जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ी। वह गुस्से से आगे बढ़ा, अगर तुम अपनी बीमारी पर पैसा खर्च न करती तो पिताजी को नौकरी से नहीं निकालना पड़ता। तुम अंधेरे तक लकड़ी काटने की बात करते हो, लेकिन तुमने पहले कभी लकड़ी नहीं काटी, इसलिए ऐसा मत करो जैसे तुम्हें सब कुछ आता हो। अगर तुम इसमें इतने माहिर हो तो खुद क्यों नहीं कर लेते? हे यान का दिल थोड़ा हिला। उनके यहाँ पहले एक नौकर था, लेकिन परिवार की गरीबी और इलाज के खर्च के कारण नौकर को नौकरी से निकाल दिया गया था, और इस युवक ने नौकर का काम संभाल लिया था। उसके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वह इस बहन के प्रति लंबे समय से नाराज था और उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना उसका मजाक उड़ाता रहा था। गरीबी के अपने फायदे थे। मिसाल के तौर पर आंगन खाली था, इसलिए भाई बहनों के बीच यह अजीबोगरीब नजारा किसी ने नहीं देखा। अगर यह पुराने हे परिवार या शू परिवार में होता तो शायद वहां इतनी नौकरानियां होती कि वे एक सेना बना लेती। बात करने के बाद हे युनशेंग ने हे यान के गुस्से में आने का इंतजार किया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस बार हे यान ने उसे डांटा नहीं, बल्कि वह झुकी और उसने जमीन पर फेंकी कुल्हाड़ी उठा ली। भारी कुल्हाड़ी ने उसे खींचा। उसकी नाजुक सफेद कलाइयां उसका भार सहने के लिए बहुत कमजोर लग रही थीं, जिससे देखने वाले घबरा गए। हे यान ने अपने हाथों की तरफ देखा, थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह मुश्किल से कुल्हाड़ी उठा पा रही थी। उसकी पिछली स्थिति की तुलना में यह बहुत कमजोर थी। हे युनशेंग असमंजस में घूरते हुए संदेह से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें काटना सिखाऊंगी, हे यान ने जवाब दिया। यह सुनकर हे युनशेंग और भी क्रोधित हो गया और गुस्से से बोला, बखेड़ा खड़ा करना बंद करो, तुम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक धमाके ने उसकी बात तोड़ दी। हे यान ने कुल्हाड़ी घुमाकर लकड़ी को साफ साफ 2 टुकड़ों में चीर दिया था। देखो, उसने कहा, यह आसान है। कुल्हाड़ी के हत्थे के आगे वाले हिस्से को मत पकड़ो, बल्कि उसके सिरे को पकड़ो।
लकड़ी के दाने के साथ काटो, इससे ऊर्जा बचती है। हे युनशेंग उसे खाली आंखों से घूरता रहा। एक पल बाद युवक का चेहरा लाल हो गया। उसकी आवाज लगभग गुस्से से भरी हुई थी जब उसने हे यान की ओर इशारा किया। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तुम्हारे हाथ। पिताजी जब लौटेंगे तो मुझे जरूर डांटेंगे। हे यान, तुम सच में साजिश रच रही हो और चालाक हो। हे यान उलझन में थी। अगले ही पल एक घबराई हुई महिला की आवाज गूंजी, युवा मिस, तुम्हें खून बह रहा है। हे यान ने सहेज ही नीचे देखा। उसकी हथेली बिना देखे ही खुरच गई थी। खून उसकी हथेली पर साफ दिखाई दे रहा था, अपनी चमक में अजीब तरह से खूबसूरत। उसने कुल्हाड़ी से सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा काटा था और उसके हाथ पहले ही फट चुके थे। यह शरीर कितना नाजुक था। क्या यंग लेडी हे ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई भारी चीज उठाई थी? क्या वह कपास और टोफू से बनी थी? जैसे ही हे यान चिंतन में डूबी, नौकरानी किंगमेई उसे अंदर खींचने के लिए दौड़ी और तुरंत बोली, हमें पहले कुछ मरहम लगाने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इससे कोई निशान नहीं रहेगा। हे युनशेंग ने उसे घृणा से घूरा और मुंह फेर कर कहा, हे यान, ऐसे ही नाटक करती रहो, अपनी ही करनी से मर जाओगी। फिर वह मुड़कर भाग गया। हे यान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। अपनी शादी और मौत से पहले उसके पिछले जन्म में यह पहली बार था जब किसी ने उस पर नाटक करने का आरोप लगाया था। यह नया सा लगा। सैनिकों के बीच नाटक शायद बहुत दूर की बात थी। किंगमेई ने हे यान का हाथ अपनी गोद में लिया, ध्यान से उसकी हथेली पर मरहम लगाया, फिर रोने लगी। अगर निशान रह गया तो क्या होगा? हमें कोई निशान हटाने वाली क्रीम ढूंढनी होगी। सब ठीक है। हे यान एक छोटी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकती थी, खासकर अगर वह 15 या 16 साल की हो, जो उससे भी कम उम्र की हो। अपने पिछले जन्म में उसने उसे दिलासा दिया, एक निशान तो बस एक निशान ही होता है, जब तक वह ठीक हो जाए। किंगमेई ने आंसू भुलाकर अवाक बड़ी आंखों से हे यान को देखा। क्या हुआ? हे यान ने पूछा। कुछ नहीं, किंगमेई ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। मुझे बस खुशी है कि यंग मिस नाराज नहीं है। उस स्वर में हे यान ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे सौंदर्य प्रसाधनों और गहनों को फिर से देखा। कुछ समझ गई। असली यंग लेडी हे सुंदरता को लेकर बेहद सजग थी और इस नाजुक त्वचा को जरूर लाड़ प्यार दिया गया होगा। आमतौर पर एक छोटी सी खरोंच भी एक बड़ी घटना समझी जाती। शायद स्वर्ग ने यह देखकर कि उसका पिछला जीवन कितना कष्टदायक रहा था, जिसने कभी बेटी होने का अर्थ नहीं समझा था, उसे यह नाजुक फूल जैसा शरीर इस जीवन में दिया था, जो हवा या बारिश का सामना नहीं कर सकता। किंगमेई ने पूछा, यंग मिस, क्या मैं आपके लिए गर्म चाय बना दूं? आप अभी बारिश में बाहर थी और शायद आपको ठंड लग गई होगी। रुको, हे यान ने उसे रोका। मुझे अभी कुछ याद आया। जब मैं पहले उठी थी तो कुछ बातें समझ नहीं आ रही थीं। मैं बीमार कैसे पड़ गई? उनके पास पहले एक नौकर था, जिसे हे यान के इलाज के खर्च के कारण ही नौकरी से निकाला गया था, जिससे पता चलता है कि यह बीमारी जन्मजात नहीं थी। लेकिन अगर यह अचानक हुई बीमारी थी, तो उसे पिछले कुछ दिनों में कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई थी। घर में सब लोग उसकी बहुत सावधानी से देखभाल कर रहे थे, इस डर से कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। हे यान को यह अजीब लगा। यह सुनकर किंगमेई डर के मारे पीली पड़ गई। उसने हे यान के हाथ पकड़ लिए, लगभग फिर से रोने लगी। युवा कुमारी, आप एक बार युवा मास्टर फैंग के लिए दुखी हो चुकी है, आपको दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अपने लिए नहीं तो मास्टर और युवा मास्टर के बारे में सोचो। युवा मास्टर फैन। एक आदमी। हे यान ने पूछा, कौन सा युवा मास्टर फैन? युवा कुमारी, आपका क्या मतलब है? खैर, युवा मास्टर फैन बहुत बेरहम था, आपके लायक नहीं था। युवा कुमारी का उसे भूल जाना ही सही है। जब तक युवा कुमारी ठीक रहेंगी, यह नौकर युवा मास्टर फैन का जिक्र फिर कभी नहीं करेगा। बोलने के बाद किंगमेई ने फिर से अपनी आंखें पोंछीं। यह छोटी नौकरानी बहुत जल्दी रो पड़ी। उसके कैंप के रंगरूट भी अपनी पहली लड़ाई में इतना नहीं रोए थे। कुछ ही सवालों के बाद उसका कॉलर भीग चुका था। इस हालत में अगरबत्ती जलने से पहले ही जगह पानी से भर जाएगी। ठीक है, हे यान ने बेबसी से कहा, इस बारे में बात मत करो, पहले अपने कपड़े बदल लो, वे गीले हैं। किंगमेई ने हे यान को बड़ी बड़ी आंखों से देखा।
हेयान के शांत भाव में कोई कमी नहीं दिख रही थी। एक पल झिझकने के बाद उसने कहा, तो मैं कपड़े बदलने जाती हूँ। युवा कुमारी, रुको, मैं अभी आती हूँ। वह हर कुछ कदम पीछे मुड़कर देखती हुई चली गई। कमरा फिर से शांत हो गया। हेयान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी हथेली अपने सामने खोल दी। किंगमेई द्वारा लगाया गया मरहम अभी भी उसके हाथ पर था। वह इन नाजुक, कोमल हाथों को सोच विचार कर देखती रही। औरतें स्वाभाविक रूप से पुरुषों से कमजोर होती है। उस जमाने में हाथों की मजबूती बढ़ाने के लिए बचपन से ही हेयान भोर से पहले हवेली के पिछले दरवाजे से चुपके से बाहर निकल जाती थी और पूर्वी शाही पहाड़ पर चढ़कर मंदिर के भिक्षुओं को पानी ढोने और लकड़ियां काटने में मदद करती थी। शुरुआत में तो उसके हाथ इस तरह खुरदुरे हो गए थे, लेकिन जब उन पर पपड़ी पड़ गई तो सब ठीक हो गया। बाद में वह आसानी से 2 पानी की बाल्टियां उठा सकती थी और अपनी कलाइयों में पत्थर लटकाकर मुक्के मारने का अभ्यास कर सकती थी। वह चालाक नहीं थी और सिर्फ भद्दे तरीके ही अपना सकती थी, लेकिन दिनबदिन उसने पुरुषों से मुकाबला करने का हक हासिल कर लिया। अब सब कुछ शुरुआती बिंदु पर लौट आया था। जो उसका हक था उसे वापस लेने की तो बात ही छोड़ो, यह नाजुक शरीर आगे का कांटों भरा रास्ता भी नहीं झेल सकता था। तो फिर हम ट्रेनिंग करेंगे, हेयान ने मन ही मन कहा। बिल्कुल पहले की तरह, शायद यह स्वर्ग की परीक्षा थी, उसके पुनर्जन्म की कीमत, लेकिन डरने की क्या बात थी। यह तो बस शुरुआत से ही नया शुरू करना था। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ चैनल पर।